नमस्कार। एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर आर्बिट्रेशन को लेकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से मैं डॉक्टर पूजा चिंपा। आज आर्बिट्रेशन की सेक्शन 7 हम करेंगे। सेक्शन 7 है आर्बिट्रल एग्रीमेंट, मध्यस्थम करार से संबंधित। सबसे पहले हम इस सेक्शन को अच्छे से देखते हैं। यह सेक्शन कहता है कि इस भाग में मध्यस्थम करार से पक्षकारों द्वारा किया गया ऐसा करार अभिप्रेत है जो परिभाषित विधिक संबंध, चाहे वे संविदात्मक हो अथवा नहीं हो, से उत्पन्न हुए हों या उत्पन्न होने वाले हों, सभी विवादों को मध्यस्थम को सुपुर्द करने हेतु किया गया हो। अब स्टार्टिंग से हम देखते हैं, ये कह रहा है कि इस भाग में, यानी कि यह जो मध्यस्थम करार आर्बिट्रल एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है, यह सिर्फ भाग फर्स्ट, जो भाग 1 देशीय मध्यस्थम सेक्शन 2 से लेकर 43 उस पर अप्लाई होती है। और इसको हम बहुत ही सिंपल अर्थों में कह सकते हैं कि मध्यस्थम करार क्या है। तो मध्यस्थम करार है कि दो पक्षकारों के बीच एक ऐसा करार जो उनके बीच के विधिक संबंधों से उत्पन्न हुआ हो, यानी वर्तमान में, या आगे उत्पन्न होगा भावी, तो विधिक संबंधों से उत्पन्न भावी या वर्तमान विवादों को मध्यस्थों को सौंपने के लिए किया गया करार। अब यह करार संविदा से उत्पन्न हो भी सकता है और संविदा से उत्पन्न नहीं भी हो सकता है। फिर इसमें सेक्शन आगे कहती है कि मध्यस्थम करार संविदा में एक मध्यस्थम खंड के रूप में हो सकता है या फिर इसका एक पृथक करार के रूप में भी हो सकता है। यानी यह है कि ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्ट के रूप में हो सकता है या फिर इसका एक अलग से, एक पूरी तरह से पृथक अलग से मध्यस्थम करार किया जा सकता है। फिर सेक्शन कहती है कि ये मध्यस्थम करार लिखित में होगा। इसका भी, जब मैं मध्यस्थम करार के आवश्यक तत्व क्या हैं, इसको भी मैं आगे विस्तार से वर्णन करूंगी। ये हमेशा लिखित में ही होगा। फिर ये कहता है कि करार लिखित में है, यह कब कहा जाएगा। तो यह कहा जाएगा कि करार लिखित में जब करार किसी हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में है, किसी पत्र द्वारा, टेलेक्स, तार या संचार के अन्य साधन के आदान प्रदान से है, या कोई दावे या प्रतिरक्षा के कथन के रूप में है, तो हम कहेंगे कि यह एक करार के रूप में लिखित करार, लिखित में है। साथ ही इसमें एक और चीज़ है इस सेक्शन में कि यदि मध्यस्थम खंड को अंतर्विष्ट करने वाली कोई संविदा में निर्देश दिया गया है और यह संविदा लिखित में है, तो यह मध्यस्थम खंड को संविदा का भाग माना जाएगा। इसको भी मैं आगे अच्छे से आपको समझाऊंगी। सिंपल वे में यह है कि अगर संविदा में किसी पार्ट में मध्यस्थम के लिए निर्देश दिए गए हैं और वह संविदा लिखित में की गई है, तो हम यह कहेंगे कि वह मध्यस्थम खंड, यानी जो वो करार किया गया है, वह संविदा का भाग माना जाएगा। अब सेक्शन 7 में मध्यस्थम करार का मैंने शॉर्ट में आपको बहुत सिंपल अर्थों में परिभाषा बता दी कि दो पक्षों के बीच करार जो उनके विधिक संबंधों से उत्पन्न विवाद को मध्यस्थम को सौंपने के लिए किया गया हो। अब मध्यस्थम करार के हम आवश्यक तत्व देखते हैं। सबसे पहला तत्व है कि उसमें वैध करार होना चाहिए। पक्षकारों में वैध करार कब होगा? जब वे संविदा अधिनियम 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम पक्षकारों के बीच किया गया हो।
इसलिए अगर संविदा करने में कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो वह आर्बिट्रल एग्रीमेंट भी नहीं कर सकता। सबसे पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम होना आवश्यक है। फिर सेकंड है कि करार का प्रारूप, आर्बिट्रल एग्रीमेंट का क्या प्रारूप होगा। तो स्टूडेंट्स, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में ऐसा कोई भी निश्चित प्रारूप नहीं दिया गया है। बस सबसे ज़रूरी इसमें यह है कि पार्टीज़ में कोई डिस्प्यूट हो और उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन को देने का स्पष्ट आशय हो। बस इसमें सिर्फ यही है कि उनका आशय स्पष्ट होना चाहिए और कोई प्रारूप आवश्यक नहीं है, और यह आशय बिल्कुल स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। फिर चाहे अगर कोई ऐसा फिक्स प्रारूप ले लेते हैं और उसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स मध्यस्थ, माध्यस्थम, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर ले, लेकिन उनका आशय उसको मध्यस्थ को सौंपने का बिल्कुल भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह मध्यस्थम करार बाध्यकारी नहीं है। अब इसमें एक पॉइंट और हम देखते हैं कि संविदा का कोई भाग के रूप में आर्बिट्रल एग्रीमेंट है और संविदा शून्य हो गई है, वॉइड हो गई, तो उस आर्बिट्रल एग्रीमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि संविदा के वॉइड होने मात्र से ही आर्बिट्रल एग्रीमेंट स्वतः ही अविधिमान्य नहीं होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने से आर्बिट्रल एग्रीमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट कपट के कारण दूषित हो जाता है तो हम कहेंगे कि आर्बिट्रल एग्रीमेंट भी दूषित हो गया और वह भी नल एंड वॉइड होगा। क्योंकि यह है कि जो आर्बिट्रल एग्रीमेंट है वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक है, लेकिन अगर वह कपट द्वारा है तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा और वह अवैध हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिस्प्यूट, विवाद होना आवश्यक है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 1996 एक्ट में विवाद की कहीं डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो विवाद की हम डेफिनेशन देते हैं कि जहाँ एक पक्षकार किसी विधिक दावे का, कोई लीगल क्लेम का प्राख्यान करता है, यानी लीगल क्लेम को कहता है, उसका कोई कथन करता है, और दूसरा पक्षकार उस लीगल क्लेम को प्रत्याख्यान करता है यानी डिनाई करता है, तो हम कहेंगे कि उन पक्षों में विवाद है। यानी एक पक्षकार कोई कथन कहता है और दूसरा उसे मना करता है तो विवाद है। ऑब्वियसली मना करेगा, और मना नहीं करेगा तो कोई विवाद ही नहीं होगा, तो मना करना आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें है कि विधिक संबंध होना आवश्यक है, यानी विवाद हो, चलो विवाद हो गया, लेकिन अगर विधिक संबंधों में विवाद नहीं हुआ तो उस विवाद को आर्बिट्रेशन को सुपुर्द नहीं किया जा सकता। तो यह एक इसमें यह पॉइंट है कि यह विधिक संबंध संविदा द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है और नहीं भी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो अब हम देखते हैं कि विधिक संबंध क्या होता है। विधिक संबंध होता है विधि का एक व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार प्रदान कर देता है और अन्य व्यक्ति को उस राइट से संबंधित ही ड्यूटीज इम्पोज करता है, तो हम कहेंगे कि उनमें विधिक संबंध है। यानी कि लॉ एक पर्सन को कोई लीगल राइट देती है, तो लीगल राइट किसी अन्य के लिए वह लीगल ड्यूटी होगी, यानी कि उसकी ड्यूटी होगी कि वह अन्य के लीगल राइट को पूरा करे, तो उन दोनों के बीच में वह विधिक संबंध होगा। इसको एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि पति का यह कर्तव्य है, विधिक कर्तव्य होगा कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, तो पत्नी का यह विधिक अधिकार है कि वह पति से
भरण पोषण ले सकती हैं। तो पति पत्नी का यह संबंध विधिक संबंध को जन्म देता है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट हम देखते हैं कि विवाद सिविल प्रकृति का हो। सिविल प्रकृति का मतलब क्या होता है? सिविल प्रकृति का मतलब है कि जिसमें किसी सिविल अधिकार के संबंध में पक्षकारों में विवाद हो। सिविल अधिकार डिस्प्यूटेड होना चाहिए। तो इसमें साथ में यह है कि सिविल प्रकृति के विवाद को दिया जा सकता है और साथ में कुछ अपराध जैसे कि शमनीय जो टाइप के अपराध है उनको भी मध्यस्थम को सौंपा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि डिस्प्यूट या तो वर्तमान हो सकता है या ये फ्यूचर का डिस्प्यूट भी हो सकता है, भावी या वर्तमान। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि विवाद विधिक संबंध से विवाद उत्पन्न हो गए हों या होने वाले हों, यानी कि भावी विवाद को भी मध्यस्थ को सुपुर्द करने का करार किया जा सकता है। फिर है कि करार हमेशा लिखित में ही होगा और कभी भी मौखिक नहीं होगा। लिखित क्या होगा ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई हस्ताक्षरित दस्तावेज हो या लेटर हो, तार संचार का कोई साधन, या फिर कोई क्लेम किया गया हो या फिर डिफेंस में ये कथन किए गए हों, ये सब लिखित में होंगे। फिर हम देखते हैं कि करार पर हस्ताक्षर क्या ज़रूरी है? क्या आर्बिट्रल एग्रीमेंट के करार पर हस्ताक्षर ज़रूरी है कि नहीं? इस पर कोई हस्ताक्षर होना ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि वह लिखित में होना चाहिए और अगर वैधता को अधिक ध्यान में रखते हुए एक पक्षकार अगर हस्ताक्षर करता है और दूसरा पक्षकार मौखिक रूप से या अन्य तरीके से या आचरण से स्वीकार कर लेता है तो भी हम कहेंगे कि वह एक वैध आर्बिट्रल एग्रीमेंट होगा। फिर नेक्स्ट है अपना कि आर्बिट्रल एग्रीमेंट स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए कि विवाद होने पर हम आर्बिट्रल एग्रीमेंट को ही सुपुर्द करेंगे और यह मैंडेटरी होना चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए, आज्ञापक होगा, यानी कोई ऑप्शन के रूप में नहीं होना चाहिए कि या तो हम मध्यस्थ को सुपुर्द कर देंगे या हम कोर्ट में केस कर देंगे, ये करार लागू नहीं होगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आज सेक्शन 7 की आर्बिट्रल एग्रीमेंट की। थैंक यू।